जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले कक्षाओं में यानी कि लेक्चर 2 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी हुई थी कि कहानी के तत्व क्या होते हैं, उपन्यास के तत्व क्या होते हैं, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है और भी बेसिक चीज़ें, कथा क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर ली हुई है। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है आपका हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, हिंदी गद्य के विकास को में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी, फिर उपन्यास, फिर नाटक, इस तरह से हमारा चलेगा। तो हिंदी गद्य का अगर विकास देखा जाए तो देखिएगा कि हिंदी कहानी का जो विकास यात्रा है ना, अगर अभी तक का जोड़ा जाए, मतलब आधुनिक हिंदी कहानी का विकास यात्रा जब से हिंदी परिपक्व होना शुरू हुआ तो ये लगभग 100 वर्षों की यात्रा है। इसमें क्या हुआ, तो जल्दी-जल्दी नई परिवर्तन हुआ और इसकी विकास गति एकदम तीव्र थी, है ना? अपने समय संदर्भों में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये एक श्रेष्ठ साहित्यिक विधा बन चुकी है अभी तक में हिंदी कहानी। जिस तरह से उपन्यास पढ़ने में आपको रोचकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से कहानियाँ पढ़ने में भी आपको बड़ी ही रोचकता मिलती है ना? तो ये है। आरंभ में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ ने भी अपनी प्रतिभा प्रारंभिक दौर की, जैसे लड़खड़ाहट और अनगढ़ से मुक्त कर दिया। जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था कि ये कथन आपको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था कि गन्ना हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में एक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक कहानी है, उसने कहा था, ठीक है? ये कहानी जो है श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। फिर यह कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। मधु रेस ने लिखा था, उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान के दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला मधुरेश ने लिखा है कि उसने कहा था वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी जो शिल्प विधान की दृष्टि से कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। तो आप समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, है ना? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ बताना नहीं है। हिंदी की पहली कहानी टिप्पणी, क्वेश्चन इस तरह से आता है, हिंदी की पहली कहानी, इस पर टिप्पणी, है ना? अब टिप्पणी जो है आपको 150 शब्द में लिखने होते हैं और आपको ये 7 मिनट में लिखना है। 7 से 10 मिनट के बीच में आपको इसको लिख लेना है, ठीक है? इस आंसर को जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर अब आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था कहानी आपको पता चल गया कि क्या है, हिंदी की पहली कहानी है। और हिंदी की पहली कहानी पर अगर टिप्पणी पूछा जाए तो आप ये वाला निष्कर्ष, आप ये वाले पॉइंट को वहाँ पर डिकोड कर सकते हैं, ठीक है? इस वाले को, इससे क्या होगा कि आपका उत्तर और बेहतर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनुपातिक तमाम कहानियाँ लिखी गई, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है, ठीक है? अब जो है हिंदी कहानी के उदय काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना प्रकाशित होना महत्वपूर्ण घटना है। इसने आगे के कहानीकारों के लिए उत्कृष्ट कहानी की रचना के लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। कहना ना होगा कि परवर्ती कथाकारों ने उस चुनौती को स्वीकार भी किया और हिंदी कहानी के विकास यात्रा में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन भी लाया। अगर हम हिंदी कहानी के विकास क्रम को देखें तो इसको अलग अलग उपशीर्षक में हम लोग डिवाइड करके इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सा वो उपशीर्षक है? सबसे पहले तो आपका है आरंभिक हिंदी कहानी, ठीक है? दूसरा है प्रेमचंद के समय में, क्योंकि प्रेमचंद के आगमन के बाद कहानी एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया, ठीक है? तो प्रेमचंद के समय में लिखा गया कहानी, फिर प्रेमचंद के बाद में प्रेमचंदोत्तर, फिर स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी जो आज के समय में भी लिखी जाती है, या फिर 1960-70 के दशक के बाद जो कहानियाँ लिखी जाने लगी उसको हम लोग समकालीन कहानी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी की आरंभिक कहानी क्या है। हिंदी की आरंभिक कहानी पर प्रकाश डालने से पूर्व हमें यह विचार करना अपेक्षित है कि हिंदी कहानी का आरंभ कब से हुआ। देखिए, अगर सामान्यतः इतिहासकार या स्वीकार करते हैं, मतलब इतिहासकार के जगह पे देखिए, ये यहाँ पर आप कहानीकार लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये जो है आपका इतिहासकार सही नहीं रहेगा शब्द, यहाँ पर आप कहानीकार कर लीजिएगा। ये स्वीकार करते हैं कि सरस्वती पत्रिका जो है सन 1900 में प्रकाशन के साथ हिंदी कहानी का उदय हुआ। मतलब जब से सरस्वती पुस्तक का प्रकाशन हुआ, सरस्वती पत्रिका का, उस टाइम से माना जाता है कि हिंदी कहानी का उदय हुआ। आरंभ में सरस्वती जो कहानियाँ प्रकाशित हुए उसमें क्या था, तो किशोरी लाल गोस्वामी का इंदुमती है, ठीक है? उसके बाद जैसे वर्णनात्मक केशव प्रसाद सिंह का आपत्तियों का पहाड़, जैसे स्वप्न कल्पनाओं से भरपूर है ना रोमांचक कार्तिक प्रसाद खत्री का दामोदर टॉप, इस तरह से आत्मकहानी जैसी ये सब है, ठीक है? प्रेम की विवरण जैसी घटना, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि जो कहानियाँ लिखा हुआ है उसमें किस तरह के तत्व थे, उसमें जो उसका मर्म था वो क्या था, उसका कथानक क्या था, किस चीज़ के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल ने इन कहानियों को हिंदी की मौलिक कहानी मानने से क्या कर दिया, ये सब जो कहानी जैसे इंदुमती हो गया, आपत्तियों का पहाड़ हो गया आपका, कार्तिक प्रसाद का जो ये दामोदर राव की आत्मकहानी जो है, ये सब क्या है कि इन सबको लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी कहानी का मौलिक कहानी नहीं माना, किंतु वे यह स्वीकार करते हैं कि इन कहानियों की प्रेरणा भाव शक्ति के फलस्वरूप सरस्वती के तीसरे वर्ष में मौलिक हिंदी कहानी का आरंभ हुआ।
वे शिल्प विधि की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष के समय, है ना ये कहानी, रामचंद्र शुक्ल जी जो है उनके जो द्वारा रचित कहानी 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं वो, ठीक है। किसके अनुसार? तो लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार। फिर अगर शुक्ल जी देखें तो शुक्ल जी ने इंदुमती जिसका लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी, और गुलबहार जिसके लेखक भी है किशोरी लाल गोस्वामी, प्लेग एक चुड़ैल इसका भगवान दास है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल खुद ही है। फिर पंडित और पंडितनी गिरजादत्त वाजपेयी और है ना दुलाई वाली बंग महिला के सामने रखकर हिंदी की पहली मौलिक कहानी का निर्णय किया। ये कहानियाँ क्रमशः इस प्रकार के कालखंड में प्रकाशित हुई या लिखी गई थी। इन पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, इनमें वह मार्मिकता की दृष्टि भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 कहानियाँ मिलती है, एक तो इंदुमती, दूसरा 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, ठीक है। इंदुमती की कहानी बंगला कहानी की छाया नहीं होती तो यही कहानी मौलिक कहानी ठहरती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुछ कहानियाँ हैं जो मौलिक कहानी को ध्यान में अगर देखा जाए किसको मौलिक कहानी माना जाए तो उसके मार्मिक दृष्टि से अगर भाव प्रधान कहानियों को चुनना हो तो उनमें से इंदुमती 11 वर्ष का समय और है ना दुलाई वाली आती है। उसमें भी इंदुमती का नंबर फर्स्ट पे आता है, लेकिन उसको इसलिए मौलिक कहानी नहीं माना गया क्योंकि उसके ऊपर बंगला की छाया थी। फिर आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी की मौलिक कहानी ढूंढने का क्रम चलता रहा, है ना, अनुसंधान उसके ऊपर कि किसे माना जाए किसके नहीं माना जाए। तो वही रीजन दिया हुआ है यहाँ की कि इंदुमती को क्यों नहीं माना, क्योंकि शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया कर करके विद्वानों ने उसे मौलिक कहानी के दायरे से बाहर कर दिया इंदुमती को। फिर देवी प्रसाद वर्मा ने 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र, है ना, ये पत्रिका है एक, छत्तीसगढ़ मित्र में छपी एक कहानी थी जिसका नाम है माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, एक टुकड़ी भर मिट्टी, ठीक है। इसे ही अगर अभी के समय देखा जाए तो इसे ही आधुनिक कहानी, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी की पहली कहानी इसी को मिली है। मान्यता लगभग सब में बन गया है कि हिंदी की पहली कहानी जो है एक टुकड़ी भर की मिट्टी है, को हिंदी की पहली मौलिक कहानी सिद्ध किया गया। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको सिद्ध कर दिया गया कि यही हिंदी की पहली कहानी है, जिसको किसने लिखा था? माधवराव सप्रे ने। और ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद बच्चन सिंह ने 1976 में सरिका पत्रिका में हिंदी की पहली कहानी मौलिक कहानी को किशोरी लाल गोस्वामी की एक दूसरी कहानी, है ना, प्रण यानी परिणय को अपने टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया था। तो इस तरह से अलग अलग विचार चलते रहे हिंदी कहानी को लेकर के कि किसे माना जाए किसे नहीं माना जाए, लेकिन मान्यता एक टुकड़ी भर मिट्टी को मिल चुकी है। यदि हम कहानी की जीवनावधि को अधिक लंबी सिद्ध करने के लिए, है ना, थोथी तपस्या ना करें तो स्वीकार करने में कोई विशेष हानि नहीं कि हिंदी की विकास यात्रा सरस्वती प्रकाशा के प्रकाशन से शुरू हुआ था और उसमें भी इसी पत्रिका के माध्यम से किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, है ना, वृंदावन लाल वर्मा, गुलेरी, ये सब जो है कौशिक प्रेमचंद कहानीकार प्रकाश में आए। मतलब ये सब इसी पत्रिका के माध्यम से ये सब क्या हुआ, इसमें जब कहानियों का प्रकाशन होने लगा तो ये सब मुख्य भूमिका में आ गया ये सब लेकर। गुलेरी जी की उमर कहानी उसने कहा था, मतलब गुलेरी जी का जो कहानी है उसने कहा था 1915 में, और मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर भी 1916 में इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें अब कुछ है नहीं विशेष। अब चलते हैं कि प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तो प्रेमचंद के समय जो हिंदी कहानी है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि 1900 ईस्वी तक हिंदी कहानी का निजी रूप से बहुत नहीं उभर सका था, लेकिन इससे पूर्व कहानियाँ साधारण थी, मतलब इससे पहले की कहानियाँ साधारण अड़गर होती थी, संस्कृत के कथा के अनुसार होता था, पुराण साहित्य को आधार बना करके कथाएँ लिखी जाती थी, या इन सब को का भरमार वहाँ पर पड़ा होता था। उनमें आकस्मिकता और संयोग तत्व की प्रधानता थी, है ना, आकस्मिकता और संयोग तत्व बहुत ज़्यादा क्या था? प्रबल था। जीवन यथार्थ के कठोर साक्षात्कार से रहित उन कहानियों में आदर्श और कल्पना का ऐसा लोक था कि विस्मय विमुग्ध करके आनंदित तो करता था, किंतु पाठक में संघर्ष चेतना, ये याद है, संघर्ष चेतना का उद्दीपन करने में असमर्थ। मतलब प्रेमचंद से पहले की जो कहानियाँ होती थी वो कैसी होती थी? साधारण थी, अनगढ़ थी, वो पुराण साहित्य से क्या होती थी? भरी पड़ी होती थी, उनको आधार बना करके इस तरह से चीज़ें लिखा जाता था। और वहाँ पर कहानियों में क्या होता था? तो काल्पनिकता होती थी, है ना, आदर्श होता था, और पाठक तो आनंदित हो जाते थे, खुश हो जाते थे, लेकिन उसके अंदर जो संघर्ष चेतना उत्पन्न होनी चाहिए वो करने में वो कहानियाँ असमर्थ थी। फिर प्रेमचंद का जब आगमन होता है हिंदी कहानी में, वो क्या करते हैं? एक नई दिशा प्रदान करते हैं, एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं हिंदी कहानी को। हालांकि अगर देखा जाए तो 1907 ईस्वी में ही उर्दू में कहानियाँ लिखने लगे थे प्रेमचंद ने, किंतु 1916 में जब उसका कहानी पंच परमेश्वर कहानी सरस्वती प्रकाशा में प्रकाशित हुई, तब से वे हिंदी कथा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जाने और पहचाने जाने लगे, ठीक है। और उन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान करी। उन्होंने हिंदी के प्राचीन कथा शिल्प, ठीक है, ये कथा शिल्प को तोड़ करके युगानुरूप, मतलब युग के अनुसार उन्होंने एक नया रंग प्रदान किया, एक नया रूप रंग प्रदान किया।
अब तक की कहानी कौतूहल, रोमांचकता और मनोरंजन की प्रधानता थी, लेकिन अब जो है कहानी मनुष्य के यथार्थ से जुड़ गई। तो प्रेमचंद के आने के बाद इस तरह के परिवर्तन हमें हिंदी कहानी के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर देखिए, प्रेमचंद ने पहली बार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर भी जोर दिया और जीवन के यथार्थ का चित्रण किया, स्वाभाविक वर्णन से जोड़ने और कल्पना की मात्रा को कम करने का प्रयास किया। इन्होंने कल्पना ना हो, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, है ना, आर्थिक यथार्थ को केंद्र में रख करके मानवीय संवेदना और हिंदी कथासार को उन्होंने क्या किया, कथा सार से जोड़ा उसको, और साथ में ये जो राजा ईश्वर ये सब चीज़ है इसको हटा करके दलित, शोषित, प्रताड़ित मनुष्य को कहानी के केंद्र में इन्होंने लाने का प्रयास किया। उनका यह युगांतरकारी कार्य था। ये जो उन्होंने किया ये बहुत ही बड़ा क्या था, परिवर्तन था। इसलिए उनके समय हिंदी कथा क्षेत्र में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इतने बड़े परिवर्तन के कारण इसको हम लोग प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं। यदि हम हिंदी कथा साहित्य का विकास वास्तविक विकास युग भी कह सकते हैं, मतलब प्रेमचंद के इस काल को हम लोग वास्तविक विकास युग भी कह सकते हैं हिंदी कथा साहित्य का। इसी युग में कहानी को स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला और अनेक ऐसी कहानियों का सृजन हुआ जो अन्य भाषाओं की कहानियों की तुलना में खड़े होने में सामर्थ्य रखती थी ये सब कहानियाँ। फिर जो है अगर देखा जाए तो प्रेमचंद जी जो है एक सजग कहानीकार थे। उन्होंने अपने युग के अपने संस्कारों में ढलकर प्रस्तुत किया। प्रेमचंद युग का साहित्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रकाशित होना शुरू हुआ या फिर लिखना शुरू कर रहे थे वो, और यह युग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का भी था, स्वर्णकाल था। इसी समय स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आया था, जिसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक विचारों के क्रियाकलापों का गहरा प्रभाव इन लेखकों पर भी पड़ा। आरंभ में प्रेमचंद गांधी के प्रभाव स्वरूप आदर्शवाद और सुधारवादी कहानियां लिखते थे, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ आदर्श, नैतिकता, मर्यादा, कर्तव्य परायण ये सब का स्वर जो है काफ़ी ऊंचा था। लेकिन सौत, पंचपरमेश्वर, इससे जुड़ी कहानियां हैं ये सब, विचित्र होली, आहुति, जुलूस, है ना, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े बड़की बेटी, अलग वजह आदि कहानियां प्रेमचंद के इसी कथावृत्ति को समझने में मदद करती है। लेकिन जब प्रेमचंद का कहानी लेखन काल जो है वो 1916 से लेकर के 1936 तक रहा था। 1936 में इसका लास्ट उपन्यास प्रकाशित हुआ था, गोदाम, ठीक है, तक बीच में संपन्न हुआ लेखन, जिसमें युग समांतर चलने और युग की गति को समझने और बदलने की तीव्र आकांक्षा दिखाई पड़ती है। उनके इस लेखन में बराबर परिवर्तन और विकास होता रहा। उन्होंने अपनी कथा, सचेतना और कहानी कला को बराबर विकसित किया। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। ये कहानियाँ अपने रंग रूप में प्रेमचंद के कथा शिल्प के क्रमिक विकास से सजोए हुए हैं। यदि हम आसानी से देख सकते हैं कि जो प्रेमचंद आरंभ में देश के सुधारवादी आंदोलनों के प्रभाव में हल्के फुल्के आदर्शवाद और सुधारवाद को ध्यान में रख करके सरल और हृदय परिवर्तनवादी कहानियाँ लिख रहे थे, उन्होंने ही आगे चलकर जटिल और क्रूर यथार्थ वाली कहानियाँ लिखी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, जटिल और क्रूर यथार्थ वाली कहानियाँ लिखी। जैसे एग्जाम्पल के लिए है सवा शेर गेहूँ, मुक्तिमर, पूस की रात, सदगति, बाबा जी का भोग, कफन जैसे अनेक कहानियाँ इन्होंने लिखी। चल इसके बाद आगे बात करते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसको जोड़ा, तो सामाजिक यथार्थ को जोड़ा, समस्याओं का सामाजिक यथार्थ और वहाँ पर समाज में जो समस्याएं हैं उसका चित्रण किया। केवल कहानी के कथानक में परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, सिर्फ कहानी के कथानक में ही उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, अपितु यथार्थ शिल्प भी उसको प्रदान किया। कहानियों में कथानक की जो सघन, अनवित, सहज प्रवाह, चरम सीमा की में मार्मिकता, चित्रण की यथार्थता, भाषा की सादगी और अभिव्यक्ति में पैनापन है, वह बहुत कम कहानीकारों में दिखाई पड़ता है, जो प्रेमचंद में दिखाई पड़ता है। ठीक है, उनकी कहानियों में शिल्प के स्तर पर साधारण और असाधारण का सुखद संयोग है, साधारण भी है और कहीं कहीं असाधारण भी देखने को मिलता है। फिर जो है देखिए आगे, प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थ को केंद्र में रख करके कहानी लिखने वाले, मतलब इसके साथ साथ प्रेमचंद के काल में ही जैसे प्रेमचंद यथार्थ को, सामाजिक यथार्थ को केंद्र में रख करके कहानियाँ लिखती थी, उसी तरह से कुछ अन्य कहानीकार भी थे जिन्होंने सामाजिक यथार्थ को भी लिखने का प्रयास किया। उसमें से सुदर्शन है, कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे वाजपेयी जी है ना, कौशिक है, तो ये सब आपको नाम है। कौशिक की अब कुछ कहानियाँ हैं, जैसे सुदर्शन की देखिए हार की जीत, है ना, सूरदास, हेर फेर, आपको ये सब नाम याद रखने हैं ताकि तुलना करने में जब आप परिचय या भूमिका लिखेंगे तो वहाँ पर इसको जोड़ें, है ना, इससे क्या होगा कि आपका उत्तर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। तो किंतु इन कहानीकारों ने सामाजिक यथार्थ के चित्रण में ना तो प्रेमचंद जैसी सिद्धता हासिल की और ना ही उनकी जैसी व्यापक मानवीय संवेदना उभारने में सफलता प्राप्त की। इन सब ने भी लिखा, लेकिन वो प्रेमचंद की तरह जो प्रेमचंद को सफलता मिली वो इन सारे लेखकों को उस तरह की सफलता नहीं मिली। हालांकि अगर देखा जाए तो सुदर्शन की जो हार की जीत है, कौशिक की ताई, भगवती प्रसाद की वाजपेयी निंदिया, ये सब कहानियों में मार्मिक संवेदना, मानव हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति और मनोवैज्ञानिक चित्रक जो है ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के लगभग 9 वर्ष बाद जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से एक दूसरी पत्रिका प्रकाशित हुई। वो पत्रिका कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंदु। ठीक है, तो इंदु में जो है प्रसाद की पहली कहानी प्रकाशित होता है, उस कहानी का नाम है ग्राम।
और वो हिंदू पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका के माध्यम से भी उन्होंने अनेक श्रेष्ठ कहानीकार प्रकाश में आए, मतलब हिंदू जो पत्रिका थी इनसे भी बहुत सारे कहानीकार क्या हुए तो प्रकाश में आए, जिसमें से प्रसाद जी भी एक है। ठीक है, तो सरस्वती और इंदु पत्रिकाओं ने हिंदी के विकास के क्रम में बहुत ही ज़्यादा क्या दिया, योगदान दिया। चलिए ये याद रखना है। फिर देखिए, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद की ही तरह जयशंकर प्रसाद का भी योगदान उल्लेखनीय है। ठीक है, जिस तरह से हिंदी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद ने योगदान दिया, सेम उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने भी योगदान दिया। प्रसाद जी कवि पहले है, कहानीकार बाद में। परिणामतः उन्होंने ऐसी कहानियाँ की रचना में जिसमें भावुकता और कल्पना प्रधानता और काव्यात्मक की प्रधानता है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के इतिहास और उन स्वर्णिम अध्ययनों को भी प्रकाशित किया जिसमें देश प्रेम, आत्मगौरव, आदर्श प्रेम और कर्तव्य की मार्मिक झांकी अंकित होती है। अतीत के गौरव गान के द्वारा प्रसाद जी ने प्रकांतरण से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को काफ़ी बल प्रदान कर दिया। इस दृष्टि से अगर देखें तो कुछ कहानियाँ जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे है ना दैन रथ, पुरस्कार याद रखिएगा एक, तो उसके बाद है सिकंदर की शपथ। ये सब कुछ कहानियाँ हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है, और ये जो है इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, इन सब कहानियों से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को क्या हुआ, बल मिला हुआ है। तो ये ध्यान। प्रसाद जी ऐतिहासिक इतिवृत्ति पर भी लिखे बहुत सारे कहानियाँ, इतिहास को आधार बनाकर, जैसे गुलाम है ना, जहाँ आ रहा है, ये सब आपको याद। फिर जो प्रसाद जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार है? प्रेम और सौंदर्य के रचनाकार है। उनकी विशिष्टता भी और एक हद तक सीमा है। उनकी यह विशेषता उनकी कहानियों में भी मौजूद, हमें ये जो प्रेम और सौंदर्य है ये हमें उनके कहानियों में भी देखने को मिलता है। प्रसाद जी की प्रकृति अंतर्मुखी थी, जिसके कारण उनकी अधिकांश कहानियाँ आपको किस रूप में मिलेगा? व्यक्तिवादी रचना दृष्टि उसमें आपको दिखाई मिलेगा। ठीक है, जिनमें क्या है तो सामाजिक राजनीतिक चिंताओं और समस्याओं की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से हुई है। इसमें एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, जैसे बिसाती, मधुआ, ये सब इसके द्वारा कुछ कहानी लिखी हुई है जो जन समाज के प्रति अपना गहरा मर्म प्रदर्शित करती है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, प्रसाद और प्रेमचंद एक ही युग के रचनाकार होते हुए भी, ठीक है, अपनी प्रेरणा, भावना और रचना दृष्टि के धरातल पर एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। एक तरह से दोनों ने हिंदी कहानी में दो समांतर धाराओं को विकसित किया। प्रेमचंद समाजपरक यथार्थवादी थे, तो जो प्रसाद जी थे वो व्यक्तिवादी धारा के से जुड़े हुए थे। किंतु इन दोनों धाराओं को विरोधी धाराएं न मानकर परस्पर पूरक और सहयोगी धाराएं माननी चाहिए। दोनों ने अपने समय के समाज को अपने अपने ढंग से जगाने और आगे ले जाने का कार्य किया हुआ। जिस तरह से प्रेमचंद ने समाजपरक यथार्थवादी धारा में अनेक कहानियाँ लिखी, उसी तरह से प्रसाद ने भी की धारा में चंडी प्रसाद, है ना, रामकृष्ण दास, फिर मोहनलाल महतो, ये सब कुछ लेखक है जो ये व्यक्तिवादी धारा को आगे बढ़ाने का काम किया। इन कहानीकारों ने प्रसाद जैसी भाव प्रधान कहानियाँ की रचना की, आदर्श और रोमांस के आवेगमयी अभिव्यक्ति की, किंतु ये प्रसाद की काव्यात्मक ऊंचाई और दार्शनिक गुणता और भाषा की प्रधानता का पूरा निर्वाह कर नहीं सका। जिस तरह से प्रसाद की भाषा और काव्यात्मक ऊंचाई था, उस तरह से और सब कहानीकारों को नहीं मिला। फिर प्रसाद युग में ही एक व्यक्ति है पांडे वचन शर्मा, उग्र, एक ऐसे ही कहानीकार थे जो उपयुक्त धाराओं में से किसी से भी जुड़े हुए नहीं थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस से, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता, फिर विधवा की स्थिति, अवैध संतान, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार आदि पर उग्र ने बेबाकी के साथ लिखा है। इसी से इन्होंने प्रकृतिवादी कथाकार कहा गया। तो कौन सा कथाकार इसको कहा गया? उग्र को प्रकृतिवादी कथाकार। लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि उग्र जो है प्रकृतिवादी लेखक नहीं है, बल्कि वे आलोचनात्मक यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त करने वाले क्रांतिकारी और साहसी लेखक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। चलिए, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, मतलब प्रेमचंद के बाद जो है हिंदी कहानी किस रूप में था, किस तरह से था, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, छोटा छोटा ही रहे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में भी रोचकता मिलेगी। और जो है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है द शील्ड IAS। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर ऑल, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।